कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार ब्रीफली रिवाइज करते हुए आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक इसका प्रियम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना, इसके बारे में डिस्कशन किया और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान 393 आर्टिकल में दिया हुआ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, एक डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949, वो डेट ऑफ एनेक्टमेंट है। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, प्रिपेयर हो गया था, संविधान सभा ने उसको अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित कर लिया था, यानी अडॉप्ट, एनेक्ट एंड आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा वर्ड वहां पे लिखा हुआ है। इसमें उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली लागू हो गया था। जस्ट आफ्टर 2 मंथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली इंप्लीमेंटेशन में, कमेंसमेंट में आ गया था। ये दोनों बातें, पार्टली लागू हुआ और फुली कमेंसमेंट में आ गया, 26 जनवरी 1950 को ये 394 में लिखी हुई है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 393, जिसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाएगा, इसके नाम के बारे में बात है, कही गई है। और 394 में ये पार्टली और फुली कमेंसमेंट की बात इसमें की गई है प्रियम्बल में। उसके बाद में पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4, प्रियम्बल के बाद में पार्ट 1 फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 में हमने आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप, नागरिकता में के बारे में हमने डिस्कस किया। सिटीजनशिप में हम 7 शेड्यूल का जो लिस्ट 1 है, यानी यूनियन लिस्ट है, उसका पार्ट से उसकी एंट्री नंबर 17, इसमें भी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हमने इसका पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व के बारे में हमने डिस्कस किया। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमने डिस्कस किया, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। पार्ट 5 में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 52 से 151 द यूनियन। इन तीनों को एक पेड़ जैसा बना के रखना है। किसको? पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 8। पार्ट 7 हट चुका है, तो स्पेशल स्टेट से रिलेटेड जो था 238, जो 7th अमेंडमेंट से 1956 में ये हट चुका है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमें इन तीनों को, किस को, पार्ट 5 यूनियन यानी संघ के बारे में, पार्ट 6 स्टेट यानी राज्य के बारे में, और पार्ट 8 ये यूटी, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ये ध्यान रखना, पार्ट 7th अमेंडमेंट के द्वारा भाग 7वें संशोधन द्वारा 1956 में 1956 में हट गया। इस पे एक आर्टिकल हुआ करता था, वो था 238, 238 एक अनुच्छेद था। तो इनको हमने डिस्कस किया। और साथ में यूटी से रिलेटेड एक आर्टिकल यहां पे हमने लिख रखा है, वो है आर्टिकल 239A, पुडुचेरी असेंबली को रिकॉग्नाइज करता है, उससे रिलेटेड है। और 239AA जो दिल्ली असेंबली को रिकॉग्नाइज करता है, और J&K असेंबली को 239AA। इसका ध्यान रखना है, ये J&K वाला अभी रिसेंटली किया गया चेंज है। इनमें हमने पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, इसमें हमने आर्टिकल 1 to 2A जो हट चुका, बाद में 3, 4, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता को आर्टिकल 5 से 11 में हमने डिस्कस किया कि नागरिकता कब कब किन किन को कैसे मिलेगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में हमने फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें आर्टिकल 12 डेफिनेशन, परिभाषा की बात करता है, स्टेट यानी राज्य, 4 बातें कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में हमारा पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज ये आ जाएंगी। अदर अथॉरिटीज में हमारा सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, गेल, भेल, पावर ग्रिड, ये यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें जो ऑटोनॉमस है वो आ जाएंगी।
13 में लॉज इन कंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये आर्टिकल 13 में हमने इसका क्लोज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्लोज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जुडिशियल रिव्यू भी हमने इसमें डिस्कस किया 13 के 2 में, और 3A में हमने लॉ को डिस्कस किया, और आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के सब क्लोज B में हमने लॉ इन फोर्स, और 4 में है कि इसमें किया गया कोई चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स में जो 6 राइट्स दिए गए हैं, 6 राइट्स, उसमें से पहला राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इससे रिलेटेड आर्टिकल 14 से रिलेटेड ये केसेस हमने डिस्कस किए, अनवर अली सरकार, के अब्बास, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, सर्वानंद सोनवाल, नवतेज सिंह जौहर, जोसेफ शाहीन, यूसुफ अब्दुल अजीज, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एनसीटी दिल्ली 2022। ये जो अबॉर्शन का मैरिड और अनमैरिड वुमेन दोनों को 24 वीक तक के परमिशन वाला, ये इसके 14 से रिलेटेड केसेस हमने डिस्कस किए। ऐसे आर्टिकल 14 के बाद में आर्टिकल 15 में क्लोज, ये एक प्रकार से समझने के लिए मैंने ऐसा आपको कहा था कि ये एडमिशन से रिलेटेड है, जैसे हम कहीं एडमिशन लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उससे रिलेटेड ऐसे समझ में आ जाए। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्लोज 1 भी ऐसा कहता है, क्लोज 2 भी ये कहता है, बट क्लोज 3 कहता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट स्पेशल लॉ बना सकता है। और इसका ये बहुत बार पूछते हैं कि 15 का क्लोज 4 कब जोड़ा गया था? 1951 यानी 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया, जिसमें 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया, और पार्ट 4 आर्टिकल 15 का क्लोज 4 जोड़ा गया, जिसमें SC ST का रिजर्वेशन, इससे रिलेटेड प्रोविजन किया गया। इसी में मैंने आप लोगों को ये भी साथ में बताया था कि SC से रिलेटेड आपको पूछे कॉन्स्टिट्यूशन में SC को कहां पे डिफाइन किया गया, तो आर्टिकल 366 के क्लोज 24 में डिफाइन किया गया, और 366 के क्लोज 24 में 341 का भी रेफरेंस दिया हुआ कि 341 में क्या डेफिनेशन जो दे रखे, डिफाइन किया गया, तो 341 भी देखें इससे रिलेटेड। और 338 जो SC कमीशन की बात करता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और साथ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो हमारे 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, इनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में ST से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन 366 में दी गई है, ये ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन जो 366 में दी गई है, उसमें इसका क्लोज 25 है, उसमें ST को डिफाइन किया गया है, और इसी में रेफरेंस में 366 के 25 में कहा गया 342 में जो डिफाइन किया गया, तो 342 भी साथ में देखना है। और 338 हमें इसलिए देखना है, वहां पे ST कमीशन की बात की गई है। फिर इसका क्लोज 5 SC ST OBC से रिलेटेड प्रोविजन, यहाँ 338B 102nd अमेंडमेंट से 2018 में इसको ऐड किया गया, 102 में संविधान संशोधन के द्वारा OBC कमीशन। और उसके बाद में हमारे देश में 4 रिजर्वेशन लागू है, SC ST ये हमने डिस्कस कर लिया, OBC का हमने डिस्कस कर लिया, और 4th है EWS 10% रिजर्वेशन जो EWS को 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया, ये 15 के क्लोज 6 में जोड़ा गया, तो इसलिए प्लीज आप ध्यान रखना। आर्टिकल 15 का क्लोज 4 फर्स्ट अमेंडमेंट से आया, इसके बाद में 15 का 5 SC ST OBC तीनों की बात करता है, और 6 है वो 103वें संविधान संशोधन से 2019 में आया, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने इस आर्टिकल 15 से रिलेटेड केसेस राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और यूसुफ अब्दुल अजीज स्टेट ऑफ बॉम्बे, जोसेफ शाहीन का केस हमने डिस्कस किया। उसके बाद में स्टेट ऑफ मद्रास चंपाकम दौरे राजन, जिसमें सबसे पहले बार SC ST का जो रिजर्वेशन 1951 में दिया गया था, इसको चंपाकम दौरे राजन के केस में चैलेंज किया गया था।
इसके बाद में हमने यहाँ पर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये भी रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है। वलसम्मा पाल कोचिन यूनिवर्सिटी, जिसमें मैरिंग अपर कास्ट गर्ल विद लोअर कास्ट बॉय नॉट एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन, किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लड़के से जनरल महिला के द्वारा विवाह किया जाना आरक्षण का हकदार उसको नहीं बनाता है। ये वलसम्मा पाल, ये अपने लॉ फैकल्टी का ही कोई मामला था। उसके बाद में ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड ये केस हमने इंदिरा साहनी, इसमें वो दूसरा रिजर्वेशन जो ओबीसी का मिला उसको चैलेंज किया गया 1993 में, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट क्रिमिलेयर का रिजर्वेशन नॉट मोर देन 50% और नो प्रमोशन इन रिजर्वेशन। उसके बाद में टीएमए पाई फाउंडेशन का केस और अशोक कुमार ठाकुर का केस 2008 का, जिसमें कहा गया आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू और एम्स इनमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा किया जाना संविधान सम्मत है, गलत नहीं है। फिर ये चौथा रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस का आया, इसको जनहित अभियान के केस से, देखो पहला रिजर्वेशन एससी एसटी का आया जिसको चंपाकम दौरी राजन के केस से चैलेंज किया गया। दूसरा रिजर्वेशन जो ओबीसी का आया उसको इंदिरा साहनी केस से चैलेंज किया गया। और जो थर्ड रिजर्वेशन यानी एक साथ एससी एसटी का आ गया तो उसको 2 कह दो, फिर तीसरा रिजर्वेशन ओबीसी का आ गया उसको 3 कह दो, चौथा जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया उसको जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से 2020 से चैलेंज किया गया। इसमें कहा था कि आपने इंदिरा साहनी में कहा था रिजर्वेशन नॉट मोर देन 50%, बट अब 10% अलग से दे दिया, ये तो 49 चला गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करो, तो कोर्ट ने कहा नहीं, वो 10 अलग से दिया गया है। ये ऐसा हमने इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद में आर्टिकल 15 और 16 की एक कंपैरिजन टेबल हमने यहाँ पे बनाई, जिसमें आर्टिकल 15 का क्लोज 1 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 15 का क्लोज 2 का सब क्लोज ए कहता है और बी कहता है ये वेल्स, बाथिंग घाट, सोप, एंटरटेनमेंट प्लेसेस इन पे प्रवेश के लिए था। और 15 का 3 कहता वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट है वो स्पेशल लॉ बना सकता है, यानी 15 का 3 और 16 का 3 ये कहते हैं यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। 15 का 4 एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है, ओबीसी मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ओबीसी दरअसल यहाँ 15 के 5 में एससी एसटी ओबीसी। एससी एसटी ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला उस रिजर्वेशन का ग्राउंड था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, समाज में जो लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक नहीं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को दिया गया और आर्थिक आधार पे पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया। तो इन आधार पे स्टेट कोई लॉ बना सकता है, ये मैंने समझाने के लिए कहा था। एडमिशन से रिलेटेड, ये जॉब यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 16 का 1 भी मना करता, 2 भी मना करता, बट 3 कहता है रेजिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। 4 कहता है अगर सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इसको कैचअप रूल भी कहा गया वीरपाल चौहान के केस में। 16 का 4A प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रोन्नति में आरक्षण, ये इसमें 2 अमेंडमेंट हो रखे हैं, ध्यान रखना। 16 के 4A में 77th अमेंडमेंट जो 1995 में हुआ, 85th अमेंडमेंट जो 2001 में हुआ। उसके बाद में आर्टिकल 16 का 4B जो बैकलॉग भर्ती की बात करता है, 81st अमेंडमेंट से 2000 में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इसको कैरी फॉरवर्ड रूल भी कहा जाता है। टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 और बी एन तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964, इन दोनों केसेस से ये कैरी फॉरवर्ड रूल जो जिसके बारे में ये आया। 16 का 5 कहता है रिलीजियस पोस्ट पे उसी रिलीजन के लोग होने चाहिए, ये हमने डिस्कस किया। और 16 के 6 है वो ईडब्ल्यूएस जो 103rd अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2019 में आया, ये हमने डिस्कस किया। 16 से रिलेटेड ये केसेस हैं, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, जो इधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39D में भी दिया हुआ है। उसके बाद में इंदिरा साहनी, नरसिम्हा राव, एम नागराज, ये केसेस हमने आर्टिकल 16 से रिलेटेड हमने डिस्कस किए। उसके बाद में आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, इसमें केस पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का ये केस हमने डिस्कस किया। उसके बाद में आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, जिसमें बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, ये केस हमने डिस्कस किया। और साथ में ये ध्यान रखना, प्रीएम्बल में
जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जो तीन वर्ड जोड़े गए, और आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, ये सारा का सारा जो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में ऐड किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा पहला राइट हुआ, जो फंडामेंटल राइट में जो राइट्स दिए गए हैं उसमें हमारा ये पहला राइट हुआ, राइट टू इक्वलिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। उसके बाद में सेकेंड राइट है आर्टिकल 19 से लेके 22 में जो दिया हुआ है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 1A B C D E F इसका 44th अमेंडमेंट से 1978 में हट गया, 300A में चला गया, और 19 1 का G और इनके रेस्ट्रिक्शंस 19 क्लोज 2 3 4 5 5 और 6 में हमने डिस्कस किया। 19(2) के 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी में भी कमोबेश यही बाद में आगे रिपीट होते हैं, सिर्फ एक अलग हो जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। 16th अमेंडमेंट से 1963 में सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी आर्टिकल 19 के क्लोज 2 का रेस्ट्रिक्शंस जोड़ा गया। ये पूछ लेते हैं आर्टिकल 19 1A में सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी कहाँ जोड़ा गया, तो इसके रेस्ट्रिक्शन 2 है, इसमें जोड़ा गया 16th अमेंडमेंट से 1963 में। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये हमारा सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम। इसमें हमने केसेस डिस्कस किए थे, A.K. गोपालन, चिंतामणि राव, हरिराज चुल्लानी, ओम प्रकाश, रोमेश थापर, S.T. गुप्ता, PUCL। पहले ये राइट टू वोट एज ए फंडामेंटल राइट ऐसा PUCL के केस में 2004 में बोल दिया था। अभी रिसेंटली अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कह दिया 2022 में कि राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326। उसके बाद में जनहित अभियान का केस जिसमें EWS रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था, प्रभु दत्ता का केस, राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस हमने डिस्कस किया। उसके बाद में अश्विनी उपाध्याय का केस हमने डिस्कस किया, नेशनल एंथम से रिलेटेड था। बिजो इमैनुअल का केस हमने डिस्कस किया, ये भी नेशनल एंथम से रिलेटेड। श्याम नारायण चौकसी नेशनल एंथम से रिलेटेड। फिर यूनियन ऑफ इंडिया नवीन जिंदल नेशनल फ्लैग से रिलेटेड केस हमने डिस्कस किया। मेनका गांधी का केस हमने डिस्कस किया जिसमें गोल्डन ट्रायंगल रूल भी दिया गया था, और जो ये अपना फ्रीडम है इनका बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन किया गया था। जो पहले A.K. गोपालन, खड़क सिंह में बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था, इसको बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन मेनका गांधी केस में किया गया। के अब्बास का केस हमने डिस्कस किया था, बॉबी आर्ट्स इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हून, राज कपूर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो जय मां संतोषी मूवी से रिलेटेड था, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण 1980, सत्यम शिवम सुंदरम इस मूवी से रिलेटेड था, एकता कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये एकता कपूर वाला वेब सीरीज से रिलेटेड, ये हमने सारा डिस्कस किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में आर्टिकल 20 का क्लोज 1 हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 20 के क्लोज 1 में हमने ये डिस्कस किया प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी भी विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, यानी लॉ जो भी आएगा, जैसे अभी हमारा IPC CRPC एविडेंस आना है तो इनको पीछे की बैकडेट से लागू नहीं कर सकते, इनको कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा, इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसके ओनली प्रोसीजरल पार्ट है, उसको दिया जा सकता है। और आर्टिकल 20 के क्लोज 2 में डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण, इसमें हमने डिस्कस किया जो सेक्शन 11 CBC में भी है। आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, इससे रिलेटेड CRPC का आर्टिकल 3 154 161 167 303 ये हमने समझने के लिए लिखा था। एविडेंस का 132 147 148 ये लिखा था। और उसके बाद में इसको समझाने के लिए कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है, जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। इस आर्टिकल 20 के क्लोज 3 से रिलेटेड ये लैटिन मैगजीन भी हमने लिखी थी, नेमो जेनेटर प्रोड्यूरे एक्यूसारे सिप्शम, यानी नो मैन इज ऑब्लिज टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कोई व्यक्ति खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं होगा। इसमें ये केसेस भी हमने डिस्कस किए थे, नंदिनी सतपति PL दानी का केस डिस्कस किया था, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये केस अभी रिसेंटली
आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो जेएलओ का एग्जाम कराया गया उसमें भी सैलरी वाला केस पूछा था स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का। ये नार्को टेस्ट केस के नाम से भी जाना जाता है। एनडी तिवारी वर्सेस रोहित शेखर 2012, ये केसेस हमने डिस्कस किए। नेमोटेप बिस प्यूनरी प्रो यूनो टेलिक्टो, ये लैटिन बेल्जियम आर्टिकल 22 के क्लोज 2 से रिलेटेड हमने डिस्कस की थी। नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर वन फॉल्ट, और किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 में हमने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें AK गोपालन का केस डिस्कस किया, मेनका गांधी का केस डिस्कस किया, जिसमें गोल्डन ट्रायंगल का रूल दिया गया था। आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, इनको ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। फिर हमने खड़ग सिंह का केस डिस्कस किया। ये राइट टू प्राइवेसी के बहुत अच्छे केस हैं। AK गोपालन, मेनका गांधी, खड़ग सिंह, एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट, लता सिंह, सुरजीत सिंह थिंड और PUCL का केस, और बीच में ये जस्टिस पुटा स्वामी, ये वाला केस। फिर विशाखा केस हमने डिस्कस किया, ओलेगा टेलिस का केस हमने डिस्कस किया, MS हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस डिस्कस किया जो आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड से रिलेटेड। पुष्नारा खातून का केस डिस्कस किया, स्पीडी ट्रायल का। परमानंद कटारा राइट टू हेल्थ वाला, ये हमने डिस्कस किया। और उसके बाद में चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ये फॉरेन वुमेन्स का गैंग रेप वाला ये केस डिस्कस किया। और आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, 86th अमेंडमेंट से 2002 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें मोहिनी जैन स्टेट ऑफ कर्नाटका, उनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ AP और TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये केसेस हमने आर्टिकल 21A में डिस्कस किए। और उसके बाद में आर्टिकल 22 जिसमें क्लोज जो अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड है, गिरफ्तारी और परिरोध इससे रिलेटेड है, निरुद्ध किया जाना या गिरफ्तार किया जाना। आर्टिकल 22 क्लोज 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने डिस्कस किया। ये हमारा दूसरा राइट कंप्लीट होता है जो फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है, वो राइट टू फ्रीडम। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा राइट, इसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमारा फोर्थ राइट दिया हुआ है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में दिया गया है, जिसको हमने ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेकर के इसके केसेस तक सारा डिस्कस किया। उसके बाद में फिफ्थ राइट दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में। और सिक्स्थ राइट जो दिया हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 से 35 में, जिसमें हमने ये रिट्स भी डिस्कस किए थे। ये आर्टिकल 32 में जो रिट जारी की जाती हैं और 226 में जो रिट जारी की जाती है, और 139 आर्टिकल और 32 दोनों को मिला के जितना पावर बनता है उतना अकेला हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 एम्पावर करता है, ये हमने डिस्कस किया। और इन रिट्स के बारे में डिस्कस किया, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सरसरेरी, उत्तरप्रेषण, को वारंटो, अधिकार परीक्षा। और ये हमारे जुडिशरी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन 124 से 147 में दिया गया है। हाई कोर्ट से रिलेटेड इस वन को आगे से उठा के बीच में रख देंगे तो 214 से लेके 232 तक, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी का 233 से 237 ये हमने डिस्कस किया। एज से रिलेटेड ये क्राइटेरिया हमने समझने के हिसाब से डिस्कस किया था, 70 तक का पूरा डिस्कस किया था इसमें, 70 ईयर तक का। उसके बाद में पार्ट 4 हमारा DPSP राज्य नीति का निदेशक तत्व है, आर्टिकल 36 से और 51 यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने और इस आर्टिकल 51A अभी हमने उधर देखा था कि ये भी कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। तो ये 51A में जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में डिस्कस किया। ये 51A के वाली जो 11th जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, पहले 10 थे स्टार्टिंग में। फिर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 5 में द यूनियन संघ के बारे में, आर्टिकल 52 से 151 तक का हम डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो डिस्कस हमने, ये तो इसके पेयर बनाए थे,
ये मेरा आप सबको कहना है, ऑनलाइन में है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑफलाइन वाला इसका फोटो ले लो। ये पूरा कंप्लीट ऐसा का ऐसा पेयर आप लोग बना लीजिएगा। ये पेयर आप लोगों के लिए बहुत बहुत यूजफुल पेयर है। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप लोग इसका फोटो क्लिक कर लो और बाद में ये पेयर जहाँ जहाँ अपन डिस्कस करेंगे आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये मैंने एक पेज पे इन सबको कंपाइल करने की कोशिश की है। पार्ट 5 और पार्ट 6 के पेयर है, बहुत यूजफुल है आप सभी के लिए। इसलिए ऑनलाइन में जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। और रिकॉर्डेड क्लास का कभी भी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, वरना ऑटोमेटिक आपका अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा, फिर आप वापिस फोन करोगे, फिर हम उनको आगे फोन करेंगे, दिक्कत आएगी। बट जो लाइव क्लास है वो इसीलिए गूगल मीट पे लेते हैं कि स्टूडेंट को अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, और ऑफलाइन में बैठे वो इसका फोटो क्लिक कर लो। ये पार्ट 5 इसका भी ले लो, पार्ट 5 और पार्ट 6 का पेयर है, आप लोग इसका भी एक क्लिक कर लो। ये यहाँ 237 आगे तक का कंप्लीट आ जाता है, इसको भी क्लिक कर लो। इसका भी जो पेयर बनता है ये ले लो आप। उसके बाद में फिर हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन, राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रोविजन हमने आर्टिकल 52 से 62 में हमने डिस्कस किए, और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन हमने 63 से लेके 69 में हमने डिस्कस किए थे। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन है 52 से लेके और 62 में हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद में ये हमने ऐसे पॉपुलेशन एक सीट की वोट की वैल्यू कैसे निकालनी है, असेंबली विधानसभा वाले की कैसे निकालनी, इसका एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद में ये हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 70 से लेके 78, जो गवर्नमेंट सरकारी कार्य कैसे होंगे, किस तरह से गवर्नमेंट कार्य का संचालन होगा, ये हमने सारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन और 74, 75 ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये इसका भी पेयर हमने यहाँ पे बना रखे हैं, आप चाहे तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमारा जो डिस्कशन हुआ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पर। और 74, 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कस किया, अभी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी हैं। फिर 77, 78 इसमें हमने डिस्कस किया सरकारी कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेसेस, इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यहां से पार्लियामेंट से। ये हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको ये पार्लियामेंट के बारे में एक हम प्रारंभिक डिस्कशन कर लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ये यहां से डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में कि ये आप में से किसी को भी अभी तक हमने जो इसको रिवाइज किया उसमें से कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सारी क्लासेस अपना युवान लॉ इंस्टीट्यूट का ऐप बना हुआ है, उस पर अपलोडेड है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो अभी इस समय क्लासें हो रही हैं वो सारी क्लासेस आपको अपलोडेड मिल जाएंगी। ये ऑनलाइन क्लास में अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें से आप इसको भी क्लिक कर लो। ऑनलाइन में ऑफलाइन में ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं 2, 3, 4 बार, फिर भी अभी फिर डिस्कस करेंगे। तो आप में से किन्हीं को भी इसका फोटो चाहिए तो ले सकते हैं। नीरज है, अंकिता जी है, वीना है, चेरी है, दिव्या है, प्रियंका है अभी की क्लास में, और कुणाल है। आप में से किसी को भी अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है इसका सेक्शन जो कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, आर्टिकल 78, यहां तक कोई भी बात आप में से किन्हीं को नहीं समझ में आई है, आप पूछना चाह रहे हैं, प्लीज यू कैन आस्क, तो आप पूछ सकते हैं। हमने कल की क्लास में, और ये बहुत बार पूछा जाता, बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, लोकसभा के बारे में प्रोविजन कहां किया गया है, राज्यसभा के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कहां किया गया है, एकदम सिंपल है। तो हम अगर सिस्टमेटिक इसको स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी कैसे, जैसे ही पार्ट 5 की बात आती है तो पार्ट 5 में ये बात हमने यहां से डिस्कस कर ली
प्रेसिडेंट से, तो हमें ये एक ऐसे बनाने के लिए मोटा मोटी बस ये ध्यान रखना 52 से 62 प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड और प्रोविजन आगे नहीं, आगे भी हैं, लेकिन ये समझने के हिसाब से हमने एक इसका क्लासिफिकेशन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कर रखा और हमने भी ऐसा समझने के हिसाब से करने का प्रयास किया है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड 52 से 62 में है, एक मोटा मोटी ये ऐसे ध्यान में रखो। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड 63 से लेके 69 में प्रोविजन किए गए जो हमने डिस्कस किया। तो अब यहाँ कहां तक आ गए अपन, 69 तक। अब उसके बाद में 70 यहाँ पे, अब इनमें भी कहीं प्रेसिडेंट है, कहीं वाइस प्रेसिडेंट है। जैसे एक बार आर्टिकल 70 देखिएगा, 70 में क्या कहा गया है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, अन्य आकस्मिकताएं। अन्य आकस्मिकताएं कौन सी, जो इस चैप्टर में पहले नहीं बताई गई, ऊपर नहीं बताई गई थी। और दिस चैप्टर यानी ये इसका कौन से वाला चैप्टर है, ये इस पार्ट 5 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो ऊपर नहीं बताया। ऐसी कंटिजेंसी 70 में, ठीक है, जो अबो मेंशन है ऊपर जिनके बारे में बता रखा, उसके अलावा कोई कंटिजेंसी होगी तो उसके बारे में 70 में हमने डिस्कस किया। 71 में हमने डिस्कस किया कि मैटर्स रिलेटिंग टू कंडक्ट विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होगा, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी, ये हमने 71 में डिस्कस किया। आर्टिकल 72 में हमने डिस्कस किया पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों को जब राष्ट्रपति यूज करते हैं आर्टिकल 72 में, यहाँ गवर्नर यूज करते हैं, तो ये इनके प्रेसिडेंट और गवर्नर का जुडिशियल पावर कहलाता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद में आर्टिकल 73 में प्रोविजन किया गया है एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर को कौन एक्सटेंड कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर उधर 7 शेड्यूल का यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट उधर दिया हुआ है, इसको और एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट कैन डू सो, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने आर्टिकल 74 75 में डिस्कस किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, और हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे, किस किस तरह से बनेंगे, 15% से ज्यादा नहीं होंगे, ये सारी चीजें कौन से अमेंडमेंट से आया ये प्रोविजन जो 15% का है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने कल की क्लास में ही आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी आर वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। और उसके बाद में कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस 77 78 में ये डिस्कस किया। तो ऐसे सीक्वेंस में हम ध्यान में रख लेंगे चीजें, तो हमारे लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। अब जब प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, गवर्नमेंट के कार्य का संचालन आ गया, अटॉर्नी जनरल आ गया, तो अब क्या बचा, संसद, पार्लियामेंट। तो ये ध्यान में रखना है, 78 तक का प्रोविजन तो यहां आ गया। नेक्स्ट है 79 से पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, 1 कम 80, याद रखना 79 से पार्लियामेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 79 में। ये यहां देखो, ये है संसद से रिलेटेड प्रोविजन, 79 से रिलेटेड प्रोविजन, इनका पेयर बना रखा है 79 80 कहीं जैसे 82 नहीं लिखा, उसका पेयर नहीं था इसलिए नहीं लिखा, बाकी हमें तो इसको डिस्कस करना है। आप लोग इसका भी क्लिक कर लो, अगर पहले आपने क्लिक कर लिया देन ओके, अदरवाइज इसको भी क्लिक कर लीजिएगा। इसमें अभी हम सीधा उधर डिस्कशन करते हैं। ऐसा पेयर बना हुआ आपने क्लिक कर लिया, ये अपने आप नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। हम सीधे उसी डिस्कशन पे आते हैं जिससे आपको ये सीधा सीधा समझ में आ जाए। द यूनियन यानी संघ, इसमें प्रेसिडेंट को हमने डिस्कस किया, वाइस प्रेसिडेंट को हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट का कार्य संचालन कैसे होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और आकस्मिकताएं हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, कार्य संचालन सरकार का कैसे होगा, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया 78 तक। 79 से हमारा स्टार्ट होता है पार्लियामेंट, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये एक बेसिक सी चीज ध्यान में रखना,
और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हमको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है। अब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पहले ऐसा होता था जब ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने से पता लग जाता कि ऑप्शन ये हो सकता है, उसके बाद में दो ऑप्शन सिमिलर दिए जाने लग गए जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता कि यार ये वाला सही है या ये वाला सही है। अब तीन अभी एक एग्जाम में दिए गए, सब में नहीं दिए गए हैं। अभी जो एनआई के पीपी का और सीबीआई पीपी का एग्जाम हुआ था उसका भी पेपर सॉल्यूशन करके उसका जो युवान लो इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है उस पर हमने अपलोड कर रखा है। आज की क्लास को भी उस पर अपलोड कर देंगे, आप लोग देखना चाहेंगे तो ऐप पे तो आएगी, यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। तो ये अब ऐसा दिन तीन ऑप्शन सिमिलर हैं, अब उसमें वही स्टूडेंट रिप्लाई कर सकता है जिसका बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज होगा, तुक्का नहीं चलेगा। अब तुकबंदी का जमाना चला गया क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी ने भी जो जेएलओ का रिजल्ट निकाला उसकी मेरिट देख के तो सब अच्छों के होश उड़ गए कि इतना भी हाई जा सकती है, क्योंकि अब स्टूडेंट पढ़ रहा है। देखो कोरोना के बाद में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत लोगों ने बहुत पढ़ना चालू कर दिया क्योंकि एक चीज समझ में आ गया, प्राइवेट काम कभी भी बंद हो सकता है। हम लॉ के स्टूडेंट है, हमारा तो सबका प्राइवेट काम ही है भाई, एडवोकेसी या प्रैक्टिस करना क्या है, आपका प्राइवेट काम है, आप कर सकते हैं। लेकिन कोरोना में वकीलों की हालत खराब हो गई थी और जो नए न्यूली जो एडवोकेट हैं उनको स्टाइफंड और ऐसा देने का एक ऐसा औपचारिकता सी फॉर्मेलिटी सी स्टार्ट की गई, लेकिन उससे घर गृहस्थी जीवन नहीं चला करता है। इसलिए लोगों के समझ में आ गया कि कोरोना में जो कंटीजेंसी हुई, कहीं कोई मेल की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, कहीं वाइफ की डेथ हो गई, अब परिवार को कौन संभाले। अब ऐसे में गवर्नमेंट जॉब होती है तो वो थोड़ा सेफ साइड रहती है, बाकी तो इंसान का जीवन है वही सबसे अच्छी चीज है। लेकिन ऐसी कोई रीजन हो जाए, इसलिए लोगों को समझ में आ गया कोरोना के बाद में कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सेफ है कंपैरेटिवली प्राइवेट जॉब के, तो इसलिए सब लोगों ने पूरी ताकत लगा रखी, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया और लोगों का माइंडसेट फिक्स हो गया कि एक बार नौकरी लग लो ताकि कम से कम सेफ हो जाए, पेंशन वेंशन का सारा हिसाब किताब बैठ जाए, परिवार आराम से पल जाए संभल जाए। इसलिए कंपटीशन बढ़ा है पहले के मुकाबले। इससे पहले अगर आप 10 ईयर 20 ईयर या इससे पहले आप किसी से बात करें तो वो कहेंगे लॉ में कंपटीशन क्या, तैयारी करने वाले लोग ही गिनती के मिलते थे। और आज देखो आप, आज हमारी संख्या जो हजारों में जाती थी वो अब ऊपर हो गई है, लाख का आसपास का आंकड़ा छूने लग गया है। अभी देखना आप आरजेएस का वैकेंसी, आरजेएस की आने वाली है, कल हरियाणा जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ गया, अभी जनवरी महीने में आरजेएस का भी आ जाएगा, तो आप देख लेना, फॉर्म एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद में फॉर्म भरने वालों की डेट देख लेना, उनका रेशियो देख लेना, परसेंटेज नहीं, उनकी संख्या देखना कितनी आएगी। वो अब हजारों में नहीं रही है, लाखों में चली गई है, यानी 1000 क्रॉस करके लाख वाली कैटेगरी में चली गई है। तो जहां इतना बड़े लेवल पे कंपटीशन है तो इसमें पढ़ना भी उसी हिसाब से पड़ेगा, इसलिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखें आप। लोकसभा पार्लियामेंट संसद 3 ऑर्गन्स को मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा जिसको इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल कहा गया, राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा गया और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ये तीनों ऑर्गन है। अभी आपने देखा होगा हमारे तीनों बिल, इस पे तो हम सबकी नजर थी और जी के हमारा शून्य बटा सन्नाटा है, हमको नहीं आता है, लेकिन कम से कम ये तो हमें मालूम है ना हमारा आईपीसी सीआरपीसी हमारे काम के हैं। तो 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को लोकसभा से पास हुए ये बिल, तीनों के तीनों क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल। उसके बाद में 21 दिसंबर को 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गए और 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना असेंट दे दिया अंडर आर्टिकल 111 111 में, और गजट नोटिफिकेशन भी हो गया उसी दिन। लेकिन उसमें यह लिख दिया कि जिस डेट से एनफोर्समेंट में आने हैं वो डेट अगले गजट नोटिफिकेशन में बता दी जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट को प्रिपरेशन करना होगा, कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग का ये ऑनलाइन वाला पूरा एक सेटअप सिस्टम गवर्नमेंट को जमाना होगा, तब जाके ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगे। इसलिए अभी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है इस साल या हो सकता है अगले साल तक ही ये लागू कर पाए या इस साल के एंड तक लागू कर पाए। जब तक लागू नहीं होते हैं आईपीसी सीआरपीसी को लेकर कोई भ्रम पालने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है उसको शांति से पढ़ते जाओ। और मार्केट में तो बुक्स
बुक्स वो मार्केट में तो लोगों को बेचना है ना चीजें, उनको बेवकूफ बनाना है लोगों को। हाँ वो तो ऐसे ही कहेंगे ना, उनको किताबें बेचनी है। हम आपको गलत थोड़ी ना बताएंगे, हमें तो आपसे रिजल्ट निकालना है। जब तक एनफोर्समेंट में नहीं आएंगी तब तक नए को नहीं पढ़े, मेहरबानी करके टाइम खराब नहीं करें। जिस दिन एनफोर्समेंट में आ जाएगा उसी दिन से नए को पढ़े, फिर पुराने को नहीं पढ़े। इस बात को ध्यान से समझे आप। तो यहां पर लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल की टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 543। अब इसको समझो, ये 79 में यहां पे दिया हुआ है। एक बार इसको समझ लेंगे तो बाकी आगे का डिस्कशन आपको इजी हो जाएगा। इस 543 में इधर देखेंगे तो टोटल संख्या हमारी 552 आएगा। कैसे आएगी? 230 फ्रॉम वेरियस स्टेट, जो हमारे 28 स्टेट हैं उनसे 530। लेकिन इसमें भी अभी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जो J&K स्टेट से आते थे ना वो अब अलग हो गए, तो ये भी इसमें चेंज करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी जो नए विधानसभा चुनाव होंगे फिर लोकसभा होंगे, ये चेंज अभी 2026 वाले परिसीमन को देखते हुए रुक रहे हैं। बाकी ये संख्या भी बदल जाएगी, हमारे इस आर्टिकल में भी बदल हो जाएगा। पहले J&K स्टेट होता था तब 530 हमारे जो 28 स्टेट हैं उनसे, और 20 यूटी से आते थे इलेक्ट होकर के लोकसभा के लिए, और 2 एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन को तो अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, हटा दिया गया। तो ये टोटल संख्या बनती थी 552। अब -2 हो गया एंग्लो इंडियन का, तो बनी 550। 7 जो सीटें हैं हमारी मीरपुर मुजफ्फराबाद जो उधर पीओके में चली गई, तो वो हमने अभी तक हटाई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से। 2 बार यूनानिमस रिजोल्यूशन हमने पास कर रखा कि पीओके और अक्से चाइना हम लेकर के रहेंगे, और हमारे जीवन में देखते देखते ये वैसे ही आएगा जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को इनॉग्रेशन है, ऐसे पीओके भी आएगा और अक्से चाइना भी आएगा। कौन लाएगा? वो जो भी लाएगा, बट ये आएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई देश 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में नया बनता है, कोई देश टूटता है। रसिया टूट गया, चाइना की क्या औकात है, नहीं टूटेगा। और पाकिस्तान की क्या औकात है, जब भारत टूट गया तो पाकिस्तान नहीं टूटेगा। पाकिस्तान एक बार भारत तो 1947 में 3 टुकड़े हो गए, ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान और इंडिया इस नाम से, भारत इस नाम से। पाकिस्तान का जो ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान था, एक को 1971 में बांग्लादेश बना दिया, और इन फ्यूचर भी ये और टूटेगा। ऐसा होता है, ये नियति है, नेचर है, इसको हम रोक नहीं सकते। तो ये सीटें 7 सीटें हमने उसको हटाया नहीं है, तो 7 जो उधर चली गई, एक्चुअल में तो हम इनमें इलेक्शन नहीं करा पाते हैं। इन सीटों पे जो 7 को लेस कर देंगे तो सीटें बचती हैं 543। अभी वर्तमान जो हमारा मई जून में लोकसभा का इलेक्शन होना है, इसमें हमारी सीटें कितनी रहेंगी? 543 का इलेक्शन होगा, और 543 ही का रिजल्ट आएगा। अब जो नई लोकसभा जो 2026 के बाद में बननी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो 888 ऐसा पहुंचने की संभावना 888 हो जाएंगी 543 की जगह। ये 2034 की विधानसभा में देखने को मिलेगी। ऐसे ही राज्यसभा का भी एक बार समझ लो, जिसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। 33 मेंबर हैं, वो हमारे जो 28 स्टेट हैं उनसे इलेक्ट होकर के आएंगे। 5 फ्रॉम यूटी। देखो 3 यूटी हमारी ऐसे, अभी यूटी कितनी है अपने देश में? 8 यूटी है, जिनमें 3 में तो असेंबली है। पुडुचेरी 239 कैपिटल है, दिल्ली J&K 239 डबल ए। तो 3 में हमारा जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी, पुडुचेरी जिसको अब हम कहते हैं। इन 3 में तो असेंबली है, तो असेंबली से चुन करके आएंगे राज्यसभा के लिए। तो 3 हटा दो, फिर बचे कितने? 5। तो ये 5 सीटें बाकी की बची हुई यूटी से आएंगी। 233 स्टेट से आएंगे, 233 प्लस 5 238, और 12 पर्संस को जो आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल साइंसेस से हैं, ये 250 लोगों को मिल करके हमारा एक सदन बनता है, जिसको राज्यसभा कहा गया है, हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा गया है, जो अपर हाउस कहलाता है। और 543 को मिलकर के हमारा एक सदन बनता है, जिसको लोकसभा कहा गया है। ठीक है। और जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। जरूरी नहीं प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर हो। मनमोहन सिंह जी तो राज्यसभा से ही आते थे हमेशा, और वो भी असम से आते थे। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन हमने पढ़ लिए। अगर जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का होता है तो 543 फ्रॉम लोकसभा मींस हाउस ऑफ पीपल,
250 फ्रॉम राज्यसभा मींस काउंसिल ऑफ स्टेट, टोटल मिला दे तो बनते हैं 793। इसको अगर ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का होता 108 आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे 108 में, तो ये इसकी मेजोरिटी के लिए कोई भी बिल पास कराना होगा तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया 397। ये जॉइंट सेशन का है। अभी हमारे देश में 4 बार बुलाया गया, 3 बार सक्सेसफुली, और महिला रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड था उसमें हंगामा हो गया, वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया। बाकी डाक विधेयक के बारे में टाडा का पोटा किया तब, और एक डाउरी प्रोहिबिशन, इन 3 बार सक्सेसफुली जॉइंट सेशन हुआ था। ये एज के बारे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, इधर देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस बार एमएलए के चुनाव हुए, आपने भी कई सारे ऐसे वीडियो देखेंगे, कुछ टीवी एंकर हैं जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पूछा कि अच्छा आप एमएलए का लड़ रहे हैं तो एमएलए की फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म नहीं बता पाए। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आप तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो अपने साथ में ऐसा नहीं हो सकता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, इसकी भी एज इलेक्शन की 25 ईयर है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी भी 25 ईयर है। लोकसभा और विधानसभा की उम्र 25 साल। एमपी फ्रॉम राज्यसभा, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 30 ईयर, यानी राज्यसभा और विधान परिषद के लिए एज 30 साल है। देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी राज्यपाल, इनकी 35 साल की उम्र है मिनिमम इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति या गवर्नर बनना चाहते हैं तो एज 35 ईयर। एमपी राज्यसभा या एमएलसी का मेंबर बनना चाहते हैं विधान परिषद का तो 30 साल, और लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ये हमने डिस्कस किया। ऐसे हमने इसका स्टेट का कंपैरिजन टेबल बनाया। गवर्नर और प्रेसिडेंट, ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हो गए, गवर्नर और प्रेसिडेंट। फिर विधानसभा और लोकसभा, जैसे राजस्थान विधानसभा की 200 की संख्या है, लोकसभा 543 है। ऐसे विधान परिषद जिन राज्यों में है, और राज्यसभा इसकी 250 सीटें। अब इनके कार्य के संचालन के लिए एक बार समझ लो, हम इनके आर्टिकल वाइज डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इनके कार्य संचालन के लिए एक स्पीकर होंगे लोकसभा के लिए, अभी ओम बिड़ला जी हैं। एक डेप्यूटी स्पीकर होंगे, पहले थम्बी दुरई थे, अभी कोई नहीं है। फिर 4-5 मेंबर्स का एक पैनल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करेंगे कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो सदन की कार्रवाई का संचालन कैसे किया जाए, उसके लिए 4-5 मेंबर्स का एक पैनल बनेगा। उसके बाद में ये भी नहीं है, ना अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है ना ये 4-5 मेंबर जो पैनल में जिनका नाम है, इनमें से भी कोई नहीं है, देन 110 का जो कोरम बनेगा, इनमें से ये लोग कार्रवाई का संचालन करेंगे। यानी 110 का मतलब होता है 543 में लगभग 54-55 लोग सदन के अंदर होंगे तो सदन हाउस रन करेगा लोकसभा का। ऐसे ही राज्यसभा में 250 का हाउस होता है। इन्हीं में से, जैसे लोकसभा को अध्यक्ष उपाध्यक्ष उन्हीं में से किसी मेंबर को चुना जाता है, ऐसे यहाँ पे भी राज्यसभा में जो इसके चेयरमैन होंगे वे उपराष्ट्रपति होंगे, जो सदन के सदस्य नहीं होंगे, मगर जो इसके डेप्यूटी चेयरमैन होंगे वो इसी सदन के सदस्य होने चाहिए। अभी हरिवंश नारायण सिंह थे पहले, अभी इसका भी वाइस चेयरमैन का, डेप्यूटी चेयरमैन का, अगर चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं, तो ये 4-5 मेंबर्स का जो पैनल है इनमें से कार्रवाई का संचालन करेंगे। और ये भी नहीं है तो 250 का 110 कितना होता है, इधर देखिएगा, 250 का 110 कितना होता है 25। जैसे ही 25 लोग राज्यसभा में बैठे होंगे सदन चलेगा, यहाँ पे 55 लोग होते ही सदन चलेगा। उन्हीं में से किसी को कह देंगे कि सर आप आसन पे विराजमान हो जाइए, सदन की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। तो ये हमारी हुई लोकसभा। इधर देख लो आराम से, हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो आज आपको घर जाके क्या करना है, या अपने जो घर पे बैठे ऑनलाइन वाले ऐसे मत करना, आपने कहा घर जाके तो किसी के घर जाए ना, अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ लेना 52 से लगा करके, और आप इसमें यहाँ 100 तक और इससे आगे तक पढ़ लो तो और भी बढ़िया, अच्छी आपकी मेहरबानी होगी। यहाँ तक आप इसको, इसके आर्टिकल्स को पढ़ लेना तो ये चीजें आपके समझ में आ जाएगी। हम यहाँ से डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 से लगा के। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे 58 के सबसे वो उसमें सी में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पीपल
क्वालिफाइड होना चाहिए हाँ, लोकसभा के लिए। हाँ। सर क्या ऐसा मतलब? क्वालिफाइड ही लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति, राज्यसभा का। तो राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है? लोकसभा का प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है लोकसभा का और हाँ। वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा का। तो वो भारत का नागरिक हो और किसी भारत का नागरिक है, यानी किसी विधानसभा क्षेत्र में उसका नाम है चुनाव में, लोकसभा में भी उसका नाम है कहीं ना कहीं चुनाव में। तो ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी योग्यता रखता हो, यानी 25 साल की कम से कम उम्र, जबकि राष्ट्रपति के लिए तो 35 साल है, तो उम्र वाला क्राइटेरिया भी नहीं। कहने का मतलब वो इलेक्शन दिवालिया नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब इलेक्शन लड़ने के योग्य हो। अगर लोक प्रेसिडेंट का लड़ रहे हैं तो लोकसभा के लिए लड़ने के योग्य होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए यानी उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता। हाँ, ना 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 ना, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है, जैसे ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की ओथ लेगा वो पोस्ट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, अभी जो आपको एक डिस्कशन के थ्रू इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है, नीरज, अंकिता जी, वीना, चेरी, दिव्या, आप में से किसी को भी ये यहाँ तक कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, मनीष, श्रुति, कुणाल, तो आप पूछ सकते हैं। प्रियंका, देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको आज की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल से लेकर के और 78 तक का रिवीजन कराया है, और आगे के डिस्कशन को आपको समझाया है कि इसको हम ऐसे लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर जो पेयर बने हुए आप इनको देख रहे हैं, ये है पार्ट 5 से रिलेटेड, ये है पार्ट 6 से रिलेटेड। इसमें से कहीं, जैसे ये आर्टिकल 82 लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 82 हमको नहीं डिस्कस करना, नहीं, हम तो एक एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ वो हर बात डिस्कस करेंगे। तो अभी इधर देखिए आप, यहाँ पर, क्योंकि ये डायग्राम से आपको सही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे डायग्राम बनाया। तो अभी एक बार लोकसभा के बारे में क्या प्रोविजन है वो देख लो। बहुत सी बार एग्जाम में से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोकसभा के बारे में प्रोविजन कहाँ किया गया। तो अब इतना समझाने के बाद में तो अब तो आप गलत नहीं करके होगे ना। 1 कम 80 मींस 79, 79, 79, 79। देखिए आर्टिकल 79 निकालो आप, ऑनलाइन में ऑफलाइन में सभी आर्टिकल 79 निकालिएगा। आप में से कोई आज भी पहली बार जुड़ा है तो भी इतना एनफ आपका रिवीजन करवा दिया है कि अब तो आपको ये चीजें बहुत पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लग गया होगा। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद को अच्छा लग रहा होगा। आर्टिकल 79 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखो, इससे पहले इसका ऊपर दे रखा चैप्टर 1, ये दे रखा ना चैप्टर सेकंड 1 चैप्टर है, वो है फ्रॉम आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है। 52 से लेके 78 तक में वो पार्ट 5 का चैप्टर 1 है, और ये पार्ट 5 का चैप्टर 2 है फ्रॉम 79 लोकसभा से, नहीं पार्लियामेंट क्या, यहाँ लोकसभा की बात नहीं है, पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट में यही तीनों चीजें होती है। देखो इधर क्या क्या होता है। लोकसभा मैंने पहले लिख दी, वो बड़ा हाउस था, बाकी पहले राज्यसभा का क्रम आता है, फिर लोकसभा का, और फिर राष्ट्रपति। देखिएगा 79 बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। अब संसद का गठन किन को मिलके बनेगा, यह बात संसद की हो रही है, लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं हो रही है। तो संसद का गठन इन 3 ऑर्गन से मिलकर के होता है, जिनको लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, या राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये कहा जाता है। क्लियर है सबको? यही बात 79 में कही गई है। आर्टिकल 79 को देखिएगा, ऑनलाइन में ऑफलाइन में सभी आर्टिकल 79। There shall be a parliament for the union which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as the council of state and the house of people। संसद का गठन इस 79 के साथ में इसका पेयर में लिख लो 168, और साथ साथ में आपने इसको क्लिक कर लिया होगा, उनको भी अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, और मैं जिन चीजों को लिखने की कह रहा हूं वो भी लिखते चलो। जहां आपको आपके बैरेट में आर्टिकल 79 दिखाई दे रहा है, इस आर्टिकल 79 के साथ में आप लिख लो 168 लिखना है 79 के साथ में। संसद का गठन, संघ के लिए एक संसद होगी
जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। यही बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम से ले लो आप, ये जो क्रम है ऐसे, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, इनको मिलकर के बनेगी तीनों को, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनको मिलकर के हमारी संसद का गठन होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आर्टिकल 80, अब देखो इधर एक मिनट इधर देखिएगा सभी लोग समझने की, हमने इधर से चालू किया ना, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, ऐसे ही चालू किया। तो प्रेसिडेंट के बारे में प्रोविजन हम डिस्कस कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं ना। प्रेसिडेंट के बारे में 52 से 62 आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। इधर राज्यसभा की बात आएगी तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट, उनसे रिलेटेड प्रोविजन हमने 63 से लेके उधर 68, वहां 69 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें अपने आप माइंड में रखो, बार बार पढ़ने से ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएंगी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 52 से 62 में हमने डिस्कस किया। फिर राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन हमने 63 से लेके 69 में डिस्कस किया, क्योंकि 70 में तो अदर कैजुअलिटीज की बात आ जाती है, अदर वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी हो जाएंगी जो इस चैप्टर फर्स्ट में नहीं दे रखी हैं, उन पे क्या प्रोविजन करने उसकी बात आ जाती है। ये हमने देखा। यहाँ तक क्लियर है सबको? और उसके बाद में ये लोकसभा के प्रोविजन, तो ये इसके हो गया प्रेसिडेंट के बारे में, यहाँ हो गया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो अब कौन सा बचा? ये हमारा सदन राज्यसभा, ये किनको मिलके बनता है? तो राज्यसभा के लिए ये जो बता रखा है ना, ये डायग्राम फॉर्म में आपको बना रखा है, ये की यही बातें यहाँ होंगी। अभी समझ लो इसको। आर्टिकल 80 देखिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी। आर्टिकल 80, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की संरचना। अब राज्यसभा की संरचना कैसे होगी? जो यहाँ पे मैंने बना रखी है, बता रखी है डायग्राम में, वैसे ही इसमें बता रखा है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स shall consist ऑफ, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा किनको मिलके बनेगी? 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3, राष्ट्रपति के द्वारा खंड 3 के उपबंधु के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य। यहाँ पे देखो पहले इन 12 के बारे में बता रखा है, यहाँ से समझ लो आप, इधर देखिए इन 12 के बारे में, और क्लॉज 3 में यही बता रखा, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज। इसका क्लॉज 3 देख लो। क्लॉज 3 में क्या दे रखा है, पहले क्लॉज 3 को ही अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ इसका रेफरेंस है। आर्टिकल 80 का क्लॉज 3 है, द मेंबर to be nominated by the president under subclause A of clause 1 shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely literature, science, art and social services। अनुच्छेद 80 का खंड 3 है, राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। यही 3-4 चीजें जो इसमें दे रखी है, वही बातें यहाँ लिखी हुई है ना, कोई और बात तो नहीं लिखी हुई। आया समझ में इतना? यानी आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज से रिलेटेड 12 लोगों को राष्ट्रपति नाम निर्दिष्ट करेंगे, यानी इनका नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेशन होगा। क्लॉज 1 के सब क्लॉज A के बाद में इसका सब क्लॉज B देखिएगा, नॉट मोर देन 238। देखो 12 प्लस 238 कितने हो गए? 250 हो गए, सीधा सा गणित है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, संघ के यानी राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगा। पहला तो यह दे दिया कि 12 लोगों को राष्ट्रपति जी, इधर देखो एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन में, इधर बोर्ड की तरफ देखिए प्लीज। यहां पे था कि 12 आर्टिकल 80 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए इस बात को कहता है कि 12 लोग हैं जो नॉमिनेट किए जाएंगे अंडर क्लोज 3, इसका क्लोज 3। ये क्लोज भी ध्यान रखना भैया, अब इतना बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से आर्टिकल तक पूछ लेगा वहां तक तो हम देख लेंगे, यानी आप उसको तो निपटा दोगे।
लेकिन आर्टिकल का क्लोज का सब क्लोज इनमें भी देखा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमें हर चीज को डिस्कस करना है। तो यहाँ आर्टिकल 80 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए में कहा गया 12 लोग जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज हैं इनसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। और इसके आर्टिकल 80 के क्लोज 1 के सब क्लोज बी में कहा गया कि 238 हैं वो वेरियस स्टेट असेंबली से और यूनियन टेरिटरी से चुन करके आएंगे। इधर देखो एक बार क्या कहा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुन करके आएंगे। यहाँ पे ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मेंबर लिखे हुए तभी 238 हुए हैं और ये 12 जोड़ दिए तो 250 हो गए। ये हमारा ऐसा मिला करके हमारा एक सदन बनता है जिसको अपर हाउस कहते हैं, इंग्लिश में जिसको हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता है, काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा कहा जाता है। एक बार क्लोज 1 के बाद में क्लोज 2 देखिएगा, आर्टिकल 80 क्लोज 2, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट and the union territory shall be accordance with the provisions of this provision in that behalf contained in fourth schedule। कौन से शेड्यूल में देखिए एक बार, आर्टिकल 80 का क्लोज 2 देखिएगा हिंदी में, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन, यानी किस राज्य से कितने चुन करके आएंगे, चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। एक बार ऑनलाइन में ऑफलाइन में सभी फोर्थ शेड्यूल निकालो। भारतीय संविधान का अनुसूची 4 निकालिए आप, मैं भी निकाल रहा हूं, आप सबको भी निकालना है। अनुसूची 4 शेड्यूल 4 निकालिए। क्या दे रखा है फोर्थ शेड्यूल में, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है क्या? तो एलोकेशन फॉर सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट ये यहां पे लिखा हुआ है और हर स्टेट की संख्या दे रखी है। अगर आपने देखो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैरेक्ट है इसके लास्ट में जो शेड्यूल दिया हुआ है वो है इसका फोर्थ शेड्यूल, तो मेहरबानी करके फोर्थ शेड्यूल निकाल लो। फोर्थ शेड्यूल में दे रखा आंध्र प्रदेश से पहले 18 आते थे, अब 11 हो गए क्योंकि आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना और बना दिया ना। आपका जो नया बैरेक्ट है उसमें आंध्रा का कितना है नंबर ऑफ मेंबर? 11। हाँ बिल्कुल सही है, 11। उसके बाद में असम, बिहार, झारखंड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इसमें उत्तराखंड भी दे रखा होगा है ना, और वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। अब वो स्टेट से यूटी बन गया बट उसका भी जेएंडके असेंबली को वापस कर दिया तो 4 उसके आएंगे, वो अब भी आएंगे। उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी। अब दिल्ली और पुडुचेरी की तरह वो जेएंडके जो स्टेट है वो वाली भी संख्या इधर आ जाएगी लास्ट में नीचे, या वहां रहेगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल कितनी हो रही है सीटें? 233, 233। हमने यहाँ कितना लिख रखा है इधर देखो, इधर एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन में सब 233 लिख रखा है ना। ये स्टेट और जो यूटी जिनमें असेंबली है इसलिए वो स्टेट में ही काउंट की गई है और फिर 5 यूटी है, हर यूटी में से एक एक व्यक्ति जीत करके जाएगा। जो रिमेनिंग 5 यूटी है एक्सेप्ट जेएंडके, एक्सेप्ट दिल्ली, एक्सेप्ट पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा, इन तीनों को छोड़ दें क्योंकि तीनों की सीटें ऊपर हमने यहाँ ले ली स्टेट में, इसलिए बाकी बची हुई 5 यूटी हैं। उन पांचों यूटी की सीटें मिला के 233 + 5 = 238 और 12 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज वाले को नॉमिनेट करें। टोटल मिला के 250 का हमारा हाउस बनता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, कोई बात पूछनी हो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद में इसका क्लोज 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, क्लोज 4 पे आ जाओ सीधे। आर्टिकल 80 का क्लोज 4 अनुच्छेद 80 खंड 4, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड members of legislative assembly of the state in accordance with the
सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अनुच्छेद 80 का खंड 4 कहता है कि राज्यसभा में, अब राज्यसभा में चुनना कैसे है उनको, उसके बारे में बता रखा है। सीटें कितनी है वो तो उधर क्लॉज 3 में बता दिया, 2 में बता दिया, 3 में नॉमिनेशन का बता दिया कि किन किन को नॉमिनेट किया जाएगा, और 4 में बता रखा है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये आपको यहाँ पे मैंने बताया था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति इधर देखिए, और आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे बार काउंसिल के वोट भी इसी से, जितने मेंबर होते हैं उनको प्रायोरिटी के वोट दिए जाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इनको, सेकंड प्रायोरिटी इनको, थर्ड प्रायोरिटी इनको, इस आधार पे एक से ज्यादा भी प्रायोरिटी के वोट दिए जा सकते हैं। लेकिन आजकल जनरली यही करते हैं, हर पार्टी वाले अपने पार्टी का व्हिप जारी करते हैं, बीजेपी वाले बीजेपी का कैंडिडेट है उसको, कांग्रेस वाले कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको देते हैं। व्हिप का मतलब है कि पार्टी इस कैंडिडेट को समर्थन करती है। हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था तो मैंने आपको 2 केस लिखाए थे, एक बीबी गिरी का लिखाया था और एक ज्ञानी जैल सिंह का केस लिखाया था। उसमें पार्टी ने व्हिप जारी किया, उसी को तो चैलेंज किया गया था कि इन्होंने अपने पार्टी के लोगों के लिए व्हिप जारी किया कि फला व्यक्ति के समर्थन में वोट करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्टी तो अपने लोगों से, भाई लोग पार्टी उनको टिकट दे रही है, मेंबरशिप दे रही है, किसी को मिनिस्टर बना रही है, किसी को एमपी तो बना रही है, तो ऐसे लोगों से पार्टी भी ये एक्सपेक्टेशंस रख सकती है कि इस आदमी को पार्टी ने सपोर्ट किया, इसलिए आप मेंबर है इस पार्टी के, इसलिए आपको भी करना है। यह है व्हिप जारी। उसी को देगा दूसरे को दे देगा तो सदस्यता उड़ जाएगी, ये ध्यान रखना। ये 10th शेड्यूल में बता रखा है, अगर किसी दूसरे को पैसा लेके दे दिया और मालूम चल गया तो सदस्यता उड़ जाएगी। वहां पर भी पर्ची वाला वोट होता है। इसलिए क्लियर था कि मुर्मू बनेंगी, क्योंकि हाँ, मुर्मू का इसलिए तो क्लियर था कि द्रौपदी मुर्मू बनेंगी कि व्हिप जारी कर दिया। पार्टी को मालूम था हमारे लोकसभा में तो इतने लोग हैं और राज्यसभा में इतने लोग हैं और विधानसभाओं में इतने राज्यों में हमारा बहुमत है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए तो विधानसभाओं से भी तो आते हैं ना चुनकर, इसलिए। और वो भी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंट पे, ये ध्यान रखना। और वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा के ही टोटल नंबर ऑफ मेंबर वोट कास्ट करते हैं। ये देखो, ये देखिए आप, राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो इसमें ये इधर से इस वाले डायग्राम ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये विधान परिषद, राज्यसभा। तो इसमें विधान परिषद वाले वोट नहीं दे सकते राष्ट्रपति में, ये ध्यान रखना। विधान परिषद वालों को वोटिंग राइट नहीं होता, सिर्फ विधानसभा को होता है और राज्यसभा लोकसभा दोनों को। ये फिर सीक्रेट कैसे हुआ? सीक्रेट का मतलब है कि ऐसे खुले में दिखा के वोट नहीं देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में तो जैसे अपने क्लास में एक कैमरा लग रहा है, वहां तो इससे भी बहुत हाई रिजोल्यूशन के और हर एंगल पे कैमरे लग रहे हैं, वहां एक चप्पा कवर है। तो ऐसे नहीं मैंने वोट दिया और कैमरे के सामने कर दिया और अब उसमें डाल दिया। तो हमने तो पहले बता दिया ना कि हम तो ना व्हिप जारी किया, फिर भी हाँ वो बात वो है। लेकिन मान लो कोई गुपचुप में बिक गया, कई बार होता है क्रॉस वोटिंग हो जाती है, वो सीक्रेट बैलेट की वजह से होता है। किसने दिया, आपने दिया, मैंने दिया, या ऑनलाइन में से किसी ने बदमाशी कर दी, पता नहीं चलता कि कौन डालिया है। फिर पार्टी जांच करती है कौन बिका होगा, इनमें से कौन बिकाऊ है, कौन टिकाऊ है, ऐसा ध्यान रखते हैं। वो भी एक एक पे नजर रखते हैं कौन किसके संपर्क में है। इसीलिए तो बीच बीच में आवाज उठती है ना, ये हमारे एप्पल के फोन को भी टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेसी पे सरकार की मिली भगत से हमला हो रहा है, ऐसा बीच बीच में जो आवाज उठती है, ये राइट टू प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इनको ध्यान में रखना। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर वोट कास्ट करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर, सारे मींस 543 और 250, और इधर प्रेसिडेंट के लिए ये वोट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कौन से वाले? 2 एंग्लो इंडियन, ये तो हट ही गए, और ये 12 लोग हैं ये राज्यसभा वाले, ये वोट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में तो लोकसभा राज्यसभा के सारे, और प्रेसिडेंट में लोकसभा, विधानसभा
और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सर, वोट हटाने कास्ट के करें। लिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए किसी भी सदन में तो ये 12 रिजोल्यूशन 1/4 मेंबर के द्वारा साइन किया हुआ एक रिजोल्यूशन पेश करना पड़ेगा और फिर 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ये तो है प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है राज्यसभा के सभापति हैं, तो राज्यसभा में ही उसको पहले नोटिस को पेश करना होगा, वही 1/4 मेंबर बिफोर 14 डेज, और फिर ये प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर है उसके हिसाब से मेजोरिटी से हटाया जा सकता है राज्यसभा। अभी तक अपने देश में किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट को हटाने की नौबत नहीं आई है। अच्छे लोग अनुशासन से रहते हैं इतने बड़ी पोस्ट पे। कभी कभी ऐसे लगता है इससे मर्यादा का भंग हो रहा है, जैसे अभी उपराष्ट्रपति वाली काफी कंट्रोवर्सी चली थी ना, एक वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस के एक मेंबर ने उनकी मिमिक्री बना दी थी, यू आर ए लॉयर, आई एम ए लॉयर, ऐसा करके वजह चला, बहुत अच्छी मिमिक्री की थी। देखो ये उनको इश्यू भी नहीं बनाना चाहिए था, फालतू में मैं किसान हूँ, मैं जाट हूँ, ऐसी बातें वहां सदन में नहीं करनी चाहिए। आपने उन्होंने ना तो किसान का नाम लिया ना जाट का नाम लिया था, क्यों इतना गुस्से में आ रहे हो? जब पहलवानों को अपने पदक सड़कों पे रख के आने पड़ रहे तब तो आप जाट नहीं जग रहा आपका, तब जाओ उनके समर्थन में, छोड़ दो उपराष्ट्रपति का पद। ये बड़े लोग होते हैं ना, सिर्फ समाज को यूज करना जानते हैं, समाज के काम आना नहीं जानते, ये चाहे किसी भी समाज के हों, ये तय बात है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी। तो अपने को छोड़ो, इनको अपने संविधान की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा राज्यसभा का गठन। इसका क्लोज 5 देखिएगा, आर्टिकल 80 का क्लोज 5, the representative of the union territories in the council of state shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विहित करे। कौन से वाले? इनकी बात कर रहा है, यूटी की, कि ये यहां तो तय हो गया कि इन स्टेट में और बाकी की यूटी जिनमें विधानसभा है उनमें तो विधानसभा के जो मेंबर है वोट कास्ट कर देंगे, लेकिन ये बाकी बची जो 5 यूटी हैं ये वोट कैसे कास्ट करेंगे? तो इसमें ये क्लोज 5 कहता है आर्टिकल 80 का कि इसमें पार्लियामेंट नियम बना देगी कि उन केंद्र शासित प्रदेश में इनका इलेक्टरल वोट किन किन को दिया जाएगा। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इसके लिए, ठीक है। मतलब क्या पार्लियामेंट लॉ? हाँ, अरे भाई राज्यसभा के लिए सारे आम आदमी तो वोट नहीं दे सकता ना, तो कौन देगा? तो फिर उन्होंने जिनको अलग अलग अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उन केंद्र शासित प्रदेशों में 239, और इधर यूटी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे ना। देखिए इधर देखो, एक बार यहाँ से समझ में आएगा आपको। यहाँ ये देखो, ये है पार्ट 8 239 से 242 यूटी। तो यहाँ पे कौन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? यहाँ पे एमएलए होगा नहीं, एमपी होगा नहीं, ठीक है। राज्यसभा के लिए अब चुनवाना है तो कैसे चुनाओगे? विधानसभा तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, बाकी यूटी में तो है नहीं। तो फिर गवर्नमेंट इसमें एक बना देगी कि ये लोग वोटिंग कर सकते हैं, इतने ग्रेजुएट होंगे या इतने इन पोस्ट के लोग होंगे, इतने प्रोफेसर, इतने टीचर, ऐसा करके एक बनाते हैं जैसे राज्यसभा के। और इन आगे हम डिस्कस करेंगे पंचायत और उन सब में, राज्यसभा वालों में खासतौर से हम डिस्कस करने वाले हैं उनका वोटिंग कैसे बनाया जाएगा। मेयर के इलेक्शन क्यों? ये मेयर के इलेक्शन ये तो इसमें पार्ट 9 में आ जाएगा आगे। अच्छा। हाँ, मेयर लोकल अथॉरिटी इनमें चला जाएगा। देखो मैं इसका भी बता देता हूँ आपका, 1 मिनट देखिए इसका, यहाँ पर ये देखिए जो पार्ट 9 में है 243 से 243O, इसमें जो दे रखा है, ठीक है, ये पंचायत से रिलेटेड है। ये पंच, सरपंच, यानी यहां से चालू कर दो, ग्राम पंचायत में सरपंच, पंचायत समिति में प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख। अब आ जाओ पार्ट 9A, जो आप पूछ रहे हो ना मेयर, ये पार्ट 9A में है 243P से ZG। ये जो म्युनिसिपैलिटीज हैं ये इसमें आएगा। 3 यहाँ पे भी 3 टियर है। नगर पालिका जो छोटे कस्बे हैं उनसे थोड़े बड़े हैं, नगर परिषद जो 10 लाख से कम की जनसंख्या, 10 लाख 10 लाख और मोर देन 10 लाख की पॉपुलेशन होती है, नगर निगम, जिनको आप मेयर कह रहे हैं ना, नगर निगम में अब मेयर कहा जाता है। तो इन लोगों के इलेक्शन के बारे में यहाँ पार्ट 9A में प्रोविजन किया गया है, ठीक है। और ये शेड्यूल
जो अनुसूची 11 और 12 है, 11 और 12 है, उसमें कि ये काम क्या करेंगे, पंचायत क्या काम करेगी 11 में है और म्यूनिसिपैलिटी क्या काम करेगी 12 में है। तो अभी हमारे राज्यसभा में वापस लौट जाओ, इधर का आपका चुनाव हो गया है। तो पंचायत बिल्कुल नहीं समझ आता। अरे समझ में एक एक चीज आएगी, नहीं आएगा तो हम यहाँ किस लिए खड़े हैं। हर चीज टिप्स पे आ जाएगी, बस रहना रेगुलर है। आपका एक ही काम है, रेगुलर रहे, बाकी का काम हम करेंगे। आपके घर वाले आपको फुली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, एकेडमिकली हम सपोर्ट करेंगे, बस आपको कंटिन्यूअस रेगुलर रहना है। रीडिंग राइटिंग रिवीजन आप करते जाइए, नहीं समझ में आई तो पूछिएगा, एक बार नहीं 100 बार पूछो, लेकिन क्लियर करके चलो। आप में से किसी को भी आर्टिकल, आज हमने अभी तक ओनली 2 आर्टिकल्स को डिस्कस किया, आर्टिकल 79 और आर्टिकल 80। इनमें कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिएगा। आर्टिकल 81 देखो, आर्टिकल 81 ये राज्यसभा की बात करता है। जैसे आर्टिकल 80 राज्यसभा की बात करता है, 80 इसकी बात कर रहा था, ठीक है। देखो एक बार वापिस से सुन लो, आर्टिकल 79 इसकी बात करता है पार्लियामेंट की। एक बार इधर देखो, आप रटना कुछ है ही नहीं, आराम से सुनिए। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है, जिसमें प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, इनको मिलकर के हमारा पार्लियामेंट बनती है। ये बात करा 79। 80 में राज्यसभा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, कितने मेंबर होंगे, कहां से कौन चुन के आएगा, इसका क्लॉज 1 2 3 4 5 में। और 81 में लोकसभा। इतना ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं लोकसभा की कंपोजिशन के बारे में कहां प्रोविजन किया गया है 81, राज्यसभा के बारे में कहां किया गया 80, पार्लियामेंट के बारे में कहां किया गया 79। तो ये ध्यान रखना, 79 हम डिस्कस कर चुके हैं, 80 हम डिस्कस कर चुके हैं। 81 देखो आप ऑनलाइन में, ऑफलाइन में अभी 4-5 मिनट है, इतने में इस एक आर्टिकल को और पूरा कर लेते हैं, ताकि हमारा राष्ट्रपति हो ही गए, लोकसभा अभी हो जाएगी और राज्यसभा हमने डिस्कस कर ली। तो एक बार आर्टिकल 81 का क्लोज 1 देखिएगा, देखो वो भी ऐसा ही है। एक बार इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो आप लोग, जैसा हमने यहाँ किया ना 530 स्टेट से, 20 यूटी से, 2 एंग्लो इंडियन, फिर इन 2 को माइनस किया 250, फिर इन 7 को माइनस किया, ये 543। ये 7 माइनस किया हुआ वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो एरिया ही उधर चला गया, चुनाव कराना पॉसिबल ही नहीं। पाकिस्तान में जाके चुनाव थोड़ी करेंगे, हमारे इलेक्शन कमीशन को वहां कौन जाने देगा। वो बात अलग है कि अब वहां नारे लगने लग गए भारत में मिलने के, और वो मिल जाएगा हमारे जीवन में। देखते देखते 2 घटनाएं जो मैंने बताई, अक्सर चाइना और पीओके दोनों आएंगे। आएगा सिंध भी, हिंद में गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, ये तो मीरपुर मुजफ्फराबाद, ये तो आएगा ही आएगा। सिंध भी, जहाँ से सेंधा नमक आता है हमारा, वो भी इधर आ जाएगा। और बलूचिस्तान वो एक सेपरेट नेशन बन जाएगा। ऐसा हमारे जीवन में देखते देखते होगा, जैसे हमारे जीवन में देखते देखते राम मंदिर बना है, ऐसे देखते देखते दोनों घटनाएं भी होंगी, पक्का होंगी। अक्सर गाने भी उसी के चलते हैं हर जगह, हैं गाने भी वही चलते हैं हर जगह। अब अरे जनता जाग उठी, अब मामला अलग हो गया। 81 और देखो देश में ऐसा जागना जरूरी है, वरना इतना बड़ा देश ऐसे गुलाम मानसिकता से जिए जा रहे हैं, अपने आप पे हमको कोई गौरव ही महसूस नहीं हो रहा है। तो अब होने लगा तो अच्छी बात। 150 करोड़ का देश अंगड़ाई लेता बहुत बड़ी बात होती है। वो समय के साथ सब हो जाएगा, अच्छा होगा सब। आप तो खूब अच्छे से पढ़ते जाओ, बहुत सुंदर भारत आपको देखने को मिलेगा। हमारे क्रांतिकारियों ने इसी सुनहरे दिन के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। 81 आर्टिकल, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा की संरचना कैसे होगी। जैसे ये डायग्राम बना के मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, इसी तरह से राज्यसभा जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में शो हो रही है, ऐसे यहाँ लोकसभा शो हो रही है। बिल्कुल यही चीजें कह रखी है। एक बार ध्यान से देखो, आर्टिकल 81 क्लोज 1 देखिएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331 एक बार जल्दी से निकालो। 331 किसकी बात करता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अपॉइंटमेंट की बात करता है। 331 देखिए एक बार, मैं निकाल के जल्दी से आपके लिए 331 को एक बार रीड आउट कर देता हूं, आप इसको सुन लो और देख लो खुद निकाल के, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए। 331 अनुच्छेद 331 क्या कहता है, क्योंकि वहां 331 में कहा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। ये वाला जो गोले में बंद कर रखा ना, ये 331 है। लिख देता हूं, आज वाली क्लास को मुझे याद दिलाना, इसको सेव करना है। वो उस दिन वाली चीजें तो आपने बताई नहीं, फिर इस क्लास के बाद बताना, लिखेंगे उसको,
उस दिन वाली चाहिए 330। इस आर्टिकल में कहा गया है ये दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है, अब इस 331 के बाद में सीधे वापस 81 का क्लोज टू देखिएगा। नॉट मोर देन 520 मेंबर, ये रे साहब 520 कितना 530, यस 530 मेंबर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। 530 लोग राज्यों से चुन करके आएंगे। और बी है नॉट मोर देन 12 मेंबर, ये रहे साहब 20 मेंबर, 12 नहीं 20 मेंबर, ये रहे 20 मेंबर, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, जैसा संसद नियम बनाएगी। तो ये हो गया दो एंग्लो इंडियन का पहले ही रेफरेंस आ गया 331 आर्टिकल के हिसाब से, और 530 मेंबर स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से, और दो ये टोटल जोड़ते हैं तो 552 होते हैं, लेकिन इन दो को हटा दिया इसलिए 550, और 7 जो पीओके की तरफ उधर चला गया इसलिए एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर हमारे पास है 543। इसमें इसका क्लॉज 2 देखिएगा आर्टिकल 81 का, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 1, इसमें आगे ए दे रखा है, देयर शैल बी allotted to each state a number of seats in the House of People in such manner that the ratio between the number and population of the state is so far as practicable the same for all states। क्या में कहा गया है इसके क्लोज 2 के, प्रत्येक राज्य की लोकसभा के स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक हो। ऐसा नहीं जैसे यूपी है, बिहार है, इधर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ सारी सीटें यहीं दे दो, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, ये छोटे छोटे स्टेट हैं तो उनको सीटें ना दो, वहां पे भी सीटें दी जाए ताकि उनको लगे उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। उसकी ये बात कह रहा है कि ऐसे फॉर्मूले से किया जाए, जैसे हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट की वैल्यू निकालते समय जिस बात को कर रहे थे वही बात यहाँ की गई। बी देखिएगा इसका, each state shall be divided into territorial constituencies। जैसे अपने कहा जाता है ना आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, मेरा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, ऑनलाइन में भी जुड़े हम सबका अपना अपना एक लोकसभा क्षेत्र होता है ना, उसकी बात कर रहा है। पूरे देश भर को ऐसे 543 क्षेत्रों में बांटा जाएगा, लोकसभा क्षेत्रों में, यूटी में भी और स्टेट में भी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allocated to it so far as practicable the same throughout the state। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात राज्य में यथासाध्य हो। वही जो राष्ट्रपति जी वाला, उपराष्ट्रपति जी वाला हर स्टेट का हम डिस्कस कर रहे थे वैसा ही, यानी स्टेट पॉपुलेशन एक जैसा सा उसमें लगे कि उन राज्यों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, उसका ध्यान रखा जाएगा। कुछ हमारे यहाँ पे कम जनसंख्या के राज्य हैं, कुछ ज्यादा जनसंख्या के राज्य हैं, तो ऐसा नहीं सारी सीटें उधर ही चली जाएं। पहले यूपी में जब उत्तराखंड मिला हुआ था तो इसकी सीटें बहुत ज्यादा होती थी, हर प्रधानमंत्री चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, सब उधर से जीत के आते थे। और अभी वाले मोदी जी हैं, ये भी वहां बनारस चले गए और जाके कह दिया मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो कई विपक्ष वाले लोगों ने कहा था कि माँ गंगा कब बुलाती है हमें मालूम है, आप पहले जीवित ही आ गए, ऐसा वो राजनीतिक उनकी हंसी मजाक थी, वो उनकी जगह। इसमें प्रोविजो दे रखा, प्रोवाइडेड दैट, क्योंकि गंगा जी और गया जी तो लास्ट में जाते नहीं है, घर वालों के द्वारा ले जाए जाते, वो उनका कहना अलग था, लोगों ने अलग तरह से मजाक बनाया, वो सब चलता है, हंसी मजाक में राजनीति अपनी जगह, अपना संविधान अपनी जगह। प्रोवाइडेड बी के बाद में इसका प्रोवाइडेड देखें, प्रोविजो देखें, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ सच क्लोज ए ऑफ दिस क्लोज शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पस ऑफ द of allotment of seats in House of the People to any state so long as the population of that state does not exist 6 million। ये इसमें कहा गया इस exceed है ना, does not exceed 6 million, परंतु इस खंड के
उपखंड क के उपबंध किसी राज्य की लोकसभा के स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। ये प्रोविजन उसके बारे में डाला गया कि कम से कम एटलीस्ट उसकी पॉपुलेशन 60 लाख होनी चाहिए, तब यह आंकड़ा होगा। 60 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लॉज 3 है इसका। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained in last presiding census which the relevant figures have been published। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना अभिनिश्चित की गई है से अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। इसमें एक प्रोविजो दे रखा है, ये भी देख लो लगे हाथ में। प्रोवाइडेड दैट रेफरेंस ऑफ दिस क्लॉज to the last presiding census of which the relevant figures have been published shall until the relevant figure for the first census taken after the year 2026 have been published be considered। इसमें first दे रखा for the purpose of subclause A of clause 2 and the proviso that clause as a reference to the 1971 census, और सेकेंड है फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 एज रेफरेंस ऑफ द 2001 सेंसस। ये 2001 वाला सेंसस राष्ट्रपति जी के चुनाव में नहीं था, ध्यान रहे, ये यहाँ लोकसभा में आया। परंतु देखिए हिंदी में पूरा मैं सारा समझाऊंगा आपको, आज भी समझाऊंगा और कल भी, इसकी चिंता नहीं करें। परंतु इस खंड के अंतिम आप बहुत अच्छे से पढ़ के आना, तो कल सीधे यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल रिवीजन नहीं करेंगे अपन, ठीक है? तो ये समझ में आएगा। ये बहुत आसान है, टेक्निकल है, बस समझने की और समझाने की देर है। इधर से आपको समझाएंगे, आप समझ जाएंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं। राष्ट्रपति में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ, इसलिए आपको अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। परंतु इस खंड के अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की जाने वाली पहली जनगणना, अब 2026 उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो गए, 2026 के बाद में पहली जनगणना कब होनी है? 2031 में होनी है। इसके खंड फेस्ट है, इसमें कहा गया कि खंड 2 के उपखंड के और खंड उस खंड के परंतु के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है, और खंड 2 के उपखंड ख के प्रयोजनों के लिए 2001 के प्रति जनगणना के आंकड़े जो ऊपर ए और बी में बता रखा उसके बारे में कहा गया 1971 और 2001 का सेंसस। और इसके बाद में 82 में दे रखा रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो ये जो अभी परंतु का है ना, लास्ट वाला परंतु सेंसस के बाद में 2026 जहां से लिखा हुआ है, 2026 लिखा हुआ है, यहां से लेके और आगे का डिटेल में आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। एक बार याद दिला दूं, शायद आपको याद आ जाए, क्या पता याद आ ही जाए। इतने तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले नहीं होंगे कि बिल्कुल याद ही नहीं आए। यहाँ पे मैंने एक जगह सेंसस के बारे में किया है, मैं सीधा उसी से निकाल लेता हूँ कि सेंसस के बारे में आप लोग जो ऑनलाइन ऑफलाइन में है कंटिन्यू बने रहे। सीटीसी के लिए मैडम आ गए तो वो अभी आपकी क्लास लेंगे। कल हम ये जो 41 स्लाइड है ना, 41 यहाँ सीधे यहीं पे आएंगे। ये आपकी वही बातें कह रही थी, देखो 1971 भी है, यहाँ 2001 भी है, 2026 भी है, और इसके बाद का सेंसस 2031 भी है। फिर विधानसभा चुनाव राजस्थान में अगर इसी हिसाब से होता रहा तो 2033, और लोकसभा का अगर इसी हिसाब से होता रहा तो 2034। ये इसका दे रखा, ये सेंसस का कैसे कैसे आंकड़े प्रकाशित होना, कब आना, हम कब आजाद हुए, कब संविधान लागू हुआ, पहला सेंसस कब हुआ, पहला अमेंडमेंट कब हुआ, ये सारी चीजें डिटेल में हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हम 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली हम पे लागू हो गया था। जस्ट आफ्टर 2 मंथ कॉन्स्टिट्यूशन फुली कमेंसमेंट में आ गया। ऐसी बात हमारे आर्टिकल के 394 में कही गई है। स्टार्टिंग में आज का डिस्कशन यहीं से स्टार्ट किया था। फिर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आते ही हमारा इलेक्शन कमीशन एग्जिस्टेंस में आ गया। 1951 का आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट हमारा सेंसस हुआ, इसके डाटा इंप्लीमेंट किए गए, तो हमारा पहला इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा और विधानसभाओं का, जिसमें 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली पार्लियामेंट बनी। तब तक हमारी टेम्परेरी पार्लियामेंट के रूप में 26 नवंबर 1949 से लेकर के 17 अप्रैल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके और यहां तक हमारी
ये टेम्परेरी पार्लियामेंट के रूप में हमारी वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग काम कर रहे थे। फिर यहाँ से नई पार्लियामेंट आ गई, उसके बाद में 1971 के सेंसस से ये जो सीटें 1951 में के डाटा के हिसाब से ये जो इलेक्शन कराए थे जनरल इलेक्शन, फिर यहाँ इंप्लीमेंट की गई। फिर इसी सेंसस के डाटा को इंप्लीमेंट करते हुए 2001 का फिर वापस रीएडजस्टमेंट हुआ और अभी इलेक्शन कमीशन रीएडजस्टमेंट के लिए काम करेगा 2026 में। जो 2031 का डाटा होगा उसको इंप्लीमेंट करते हुए 2033 में और 2034 में लोकसभा का इलेक्शन कराएगा। अभी राज्यसभा की सीटें आज हम यही डिस्कस करें, इसका रिवीजन कर लो। 238 फ्रॉम वेरियस स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिनमें विधानसभा है, 238 फ्रॉम वेरियस स्टेट से और यूटी से, दोनों से मिला के वेरियस राज्यसभा में 238 सीटें वेरियस स्टेट, 28 स्टेट और जो 3 हमारी यूटी हैं जिनमें विधानसभा वो भी स्टेट में इंक्लूड है प्लस यूटी, टोटल 238 स्टेट और यूटी से, और 12 को राज्यपाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। ये 250 सीटें हो जाएंगी राज्यसभा में, 238 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड मिला के 250 का एक हमारा बनेगा राज्यसभा। और लोकसभा 252 अभी हम देख रहे थे, 530 और 20 250 और 7 उधर चले गए 543। ये सेंसस का जो 1931 में पहला कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, फिर 2001 का, फिर 226 का अभी यहाँ जो सेंसस का काम चालू होना है और उसके बाद से ये आगे का सेंसस अप्लाई हो जाएगा 2034 के बाद से, अभी नहीं होगा। जैसे वुमेन रिजर्वेशन भी उसी समय देंगे, ये जब ये सेंसस लागू होगा ये वुमेन रिजर्वेशन के लिए भी, लोकसभा राज्यसभा के लिए भी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भी, सबके लिए ये यूजफुल रहेगा। तो आज के डिस्कशन में अभी तक आप में से किसी को कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं, प्लीज यू कैन आस्क। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ। ये पूरी की पूरी क्लास युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी। आपको इससे और डिटेल में इसके बारे में या और डिटेल में कोई भी बात आपको डिस्कस करनी है तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8306969794 ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आरजेएस, एपीओ, जेएलओ, नेट, जेआरएफ, क्लेट, यूजीपीजी, सीयूईटी, यूजीपीजी और रूलेट और अदर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में कोई बात आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके 8306969794 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ओर से डिस्कशन आज का पूरा हुआ। नमस्कार।